Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के सेशन में FSC 27 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है। तो सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, log P वर्सेस log RT कर्व प्लॉटेड फॉर 1 मोल आइडियल गैस। आइडियल गैस का क्वेश्चन है, log P वर्सेस log RT कर्व प्लॉटेड फॉर 1 मोल आइडियल गैस, कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस पर्टिकुलर गैस। गैस का 1 मोल का वॉल्यूम आपको निकालना है और जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है log P वर्सेस log RT कर्व, log P वर्सेस log RT कर्व। क्वेश्चन 1, मोलर वॉल्यूम आपको निकालना आइडियल गैस का, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस फॉर 1 मोल। अब ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू आपको दे रखा है नेगेटिव में 0.3010। तो log P बाई log RT की जो ग्राफ है इससे केवल एक इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है और वो भी क्या है, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट। तो शायद यहीं से आप निकाल पाओगे कि आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या हो सकता है। PV इक्वल टू nRT अपने पास एक इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए, और P और RT में अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N/V मल्टीप्लाइड बाई RT। लॉग ले लो तो log P हो जाएगा log N/V प्लस log RT। y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, mx प्लस c। x एक्सेस अपने पास log RT है, y एक्सेस log P है, m यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस इंटरसेप्ट अपने पास कितना है, log N/V। इंटरसेप्ट आपको दे रखा है नेगेटिव 0.3010। तो log N/V का वैल्यू हो गया नेगेटिव 0.3010। इसको ऐसा करते हैं कि इधर ले आते हैं माइनस में, तो ये अंदर का N/V इन्वर्ट हो जाएगा, log N/V हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.3010। ये किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से N/V इज इक्वल टू 2 आ गया। वॉल्यूम अगर अपने पास कितना हो जाएगा, सॉरी N/V है तो ये V/N हो गया। वॉल्यूम आपको निकालना आइडियल गैस का, नंबर ऑफ मोल कितने पुट करना पड़ेगा, 1, क्योंकि मोलर वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। तो ये 1 अगर आपने पुट किया तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 लीटर। तो क्वेश्चन 1 जो है ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दे रखा है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT आपको पता है, केवल y एक्सेस और x एक्सेस में आपको एक इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, और उस इक्वेशन में यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन करना था कि इंटरसेप्ट आपको दे रखा है नेगेटिव 0.3010। उससे आपने आंसर निकाल लिया मोलर वॉल्यूम इस पर्टिकुलर आइडियल गैस का। जो भी सिचुएशन आपको दे रखी है उस सिचुएशन में कितना हो गया, 2 लीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। What is the final temperature in Kelvin of 0.10 mole monoatomic ideal gas that performs 75 calorie of work adiabatically if the initial temperature is 227 degrees centigrade? तो बेसिकली कोई एडियाबेटिकल प्रोसेस आपको दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है ये हमें नहीं बता रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 मोल आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक है और 75 कैलोरी वर्क होता है। तो बहुत आसानी क्वेश्चन हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यों, हीट का वैल्यू तो कितना होता है, 0, वर्क डन आपको दे रखा है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्यों तो हो गया 0, वर्क आपको दे रखा है। आइडियल गैस दैट परफॉर्म्स 75 कैलोरी ऑफ वर्क, तो गैस खुद, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव 75 कैलोरी यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा U कितना होता है, NCV डेल्टा T होता है, विच इज इक्वल टू माइनस 75 कैलोरी। N कितना हो गया अपने पास 0.1, CV कितना हो जाएगा 3/2 R इंटू डेल्टा T विच इज इक्वल टू माइनस 75। तो R कितना हो जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। R से 2 चला गया यहाँ पे, इससे ये 25 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 250। डेल्टा T कितना होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T इनिशियल आपको गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज व्हाट 500 केल्विन। तो T फाइनल अपने पास हो जाएगा 500 केल्विन, 250 केल्विन फाइनल टेम्परेचर आएगा। इनिशियली टेम्परेचर 500 था, फाइनली टेम्परेचर 250 है। तो टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब गैस एक्सपैंड हो रहा है। जब गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और एडियाबेटिकली अगर गैस एक्सपैंड होता है तो उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और वैसे भी पता चल रहा है कि सिस्टम जब वर्क कर रहा है तो गैस एक्सपैंड ही होता है, और सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो फिर गैस को कंप्रेस करना पड़ता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली आपने निकाल लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सीधा सीधा आपको इक्वेशन यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 80 torr व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज 0.2। तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है। ये जो सॉल्यूशन अपने पास बना है, सॉल्यूशन का पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 80 torr। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो तो कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसी का वेपर प्रेशर आपसे पूछा है। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत आसान क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ का सीधा सीधा एप्लीकेशन आपको दे रखा है। ए और बी कंसिडर कर लेता हूँ। बी अपने पास क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये हो गया वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक्स बी कितना दे रखा है 0.2, लेकिन पी बी नॉट कितना हो जाएगा 0। पी ए नॉट आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा 0.8, और पी एस आपको दे रखा है 100। केवल यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि पी ए नॉट कितना होना चाहिए, 80 दे रखा है, सॉरी 80/0.8, तो ये आ गया 100 torr। जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है विच इज कंसिडर्ड एज ए, इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 torr। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चंस तो बहुत सीधे आपको दे रखे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है, इसका मतलब जेईई मेन पैटर्न पे है ये, और इसमें से 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है और बाकी 10 इंटीजर टाइप है। पहले 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिए, सिंपल इक्वेशन आपको अप्लाई करना था और आंसर बहुत ईजिली आ गया। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 4.95 ग्राम ऑफ Al2O3। फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये और भी आसान क्वेश्चन आ गया। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने बनाया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको कितना मिल रहा है ये बता रखा है, और थ्योरेटिकली कितना मिल सकता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल कंसेप्ट को यूटिलाइज करके। दोनों वैल्यूज आपको पता है, थ्योरेटिकली कितना मिल सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आप पता कर सकते हो, प्रैक्टिकली कितना मिल रहा है ये आपको दे रखा है, परसेंटेज यील्ड आपको बताना है। एल्यूमिनियम प्लस O2 दिस विल गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो केवल आप इसमें देख लो, ये तो एक्सिस में होगा अपने पास, यहाँ पे 2 लगा लो। 27 ग्राम आपको दे रखा है, तो मोल कितना हो गया 1 मोल। 2 मोल से कितना मिलना चाहिए 1 मोल, तो 1 मोल से ये कितना मिलेगा बेटा हाफ। अब हाफ तो नहीं मिलेगा, कुछ y परसेंटेज इसका मिलेगा। लेट अस से कि y इज परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। जितना भी मोल आपको मिला उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। Al2O3 का मोलर मास कितना होगा 54 प्लस 48 102, इसका मोलर मास हो जाएगा। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑब्टेन्ड, एंड व्हाट इज द टोटल वेट ऑब्टेन्ड 4.95 ग्राम ऑफ Al2O3। इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जिसका परसेंटेज यील्ड आपने अज्यूम किया है y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपने पास 9.60, ओनली अराउंड 10% यील्ड है रिएक्शन का, बाकी 90% सब बेकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये GOC 1 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो सीधी सीधी बात है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बताना है। अच्छा, एक बात और सीखो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अनस्टेबल होना अलग बात है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आपको एग्जिस्ट करवाना है तो रूम टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा सिस्टम का जो टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पे जो अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपको ढूंढ के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें टोटल आपके पास 7 स्ट्रक्चर्स दे रखी है। बहुत आसान है बेटा कि एक तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन, ये एंटी एरोमेटिक है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, और कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, जैसे कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सिचुएशन में एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली अगला वाला भी सेम है, 5 का रिंग है 2, जिसमें हर जगह कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, उसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड में आप कैसे देखते हैं, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लो कार्बन ऑक्सीजन बाई बॉन्ड को,
तो यहाँ पर देख लो 4 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रेजोनेंस है, ये भी एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अगला बेंजीन एरोमेटिक होता है, नेप्थलीन एरोमेटिक होता है, और पाइरोल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन की जगह बोरोन लगा रखा है। बोरोन एक तरीके से कार्बोकेटाइन का ही काम करता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन में भी क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। बोरोन में भी सेम है, बोरोन में भी 3 ही बॉन्ड बनाना है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ठीक इस तरीके से आप देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक ही आपको दिखाई देगा। 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4, टोटल 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एंटी एरोमेटिक है, और ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होंगी, साथ ही साथ रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। 6 में एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है, और इस रिएक्शन सीक्वेंस का जो फाइनल प्रोडक्ट है, सॉरी फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं पूछा है, हर किसी प्रोडक्ट में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे रखा है X इज द टोटल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन कंपाउंड C। रिएक्शन सीक्वेंस में कंपाउंड C बनेगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग है, उसको X से रिप्रेजेंट करना है। एंड Y इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ सच अनसैचुरेशन इन कंपाउंड D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y? तो कंपाउंड C और D के बारे में आपको सबसे पहले बताना होगा। C और D बनाओगे तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर है। रिएक्शन सीक्वेंस आप देखो, साइक्लोहेक्सीन है, इसको बेंजीन से कनेक्ट कर रखा है, यस। Br2H न्यू, तो Br फ्री रेडिकल मिलेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद अल्कोहलिक KOH, Br लगने से अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन करवाएगा, E2 एलिमिनेशन एल्कीन मिलेगा। इसके बाद जो भी है उसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे इस तरीके का कोई रिएक्शन आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा लेकिन थोड़ा लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो। लॉजिक अप्लाई करोगे तभी जाके आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। और इसी को इन्होंने C बोला है, C का क्या करना है फिर, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करवाना, तो उससे क्या बनेगा D। HNO3 H2SO4 आपको क्या देगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और NO2 प्लस को बेंजीन रिंग पे अटैच करके फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो C और D पे फोकस करो आप। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो भी अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन होता है वहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो क्या बनता है बेटा HBr, और यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इस जगह बन सकता है, इस जगह बन सकता है। यह फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके यहाँ पे भी आ सकता है, और ये यहाँ पे भी आ सकता है। और जहाँ पे फाइनली अपने पास फ्री रेडिकल है उस जगह Br रेडिकल को अटैच करके फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपने पास आ सकते हैं, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल एक सिंगल प्रोडक्ट में यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक ही जैसे आएंगे, एक ही जैसे प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाने पे एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये पक्का है। अल्कोहलिक KOH, दिस इज अल्फा कार्बन विच हैज अ लीविंग ग्रुप, एडजेसेंट कार्बन इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा डैश। बीटा डैश से हाइड्रोजन नहीं हटाना है, क्योंकि बीटा डैश कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन होगा, अल्फा से लीविंग ग्रुप लीव करेगा, बीटा से H+ हटाना है। तो यहाँ से आप H+ हटाओगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है किस रिंग में कितने पाई बॉन्ड आ गए, 2। और अब क्या करना है, सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप देखो बेटा, कि सेलेनियम की प्रेजेंस में अगर आप यहाँ पे हीट करोगे, जो कि साफ साफ मुझे नजर आ रहा है कि शायद ये यहाँ पे कुछ और अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड ही बनाना चाहता है, और यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड आ जाए तो ये जो सेकंड रिंग है ये भी एरोमेटिक हो जाएगी, बाइफिनाइल आपको मिलेगा। ऐसा ही होता है, सेलेनियम डिहाइड्रोजनेशन करवा देता है H2Se, जैसे कि H2O होता है, H2S होता है, उसी तरीके से H2Se ये एक गैशियस मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। गैशियस मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन कंडीशन से बाहर चला जाएगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। H2Se आप हटा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेने पड़ेंगे, तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये C जो आपको है ये मिल गया बाइफिनाइल। अब C में आपको क्या कैलकुलेट करना है, X इज द टोटल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड C, तो टोटल 2 बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट। उसके बाद आप नाइट्रेशन करना है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे आप नाइट्रो ग्रुप अटैच कर सकते हो, NO2 आ जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, D में आपको अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है, विच इज नोन एज Y। X प्लस Y का आंसर आपको लाना है। तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्लस 4, 8 तो ये हो गया, और एक NO2 में अपने पास प्रेजेंट होगा।
टोटल 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 9 + 2 11 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रिएक्शन सीक्वेंस में आपको सारे प्रोडक्ट बनाने थे। तो ऑर्गेनिक का एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें इसी तरीके से आपको हमेशा मिलेगा कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट से आप स्टार्ट करो, 3-4 रिएक्शन करवाओ, फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बना सकते हो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी काइरल कार्बन और काइरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आसान आ गया। अ काइरल कार्बन इज अ कार्बन विच हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप। और नॉर्मली असाइक्लिक कंपाउंड जो आपको दिए जाते हैं उसमें तो आप 4 डिफरेंट ग्रुप आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेते हो, काइरल कार्बन बहुत जल्दी इंडिकेट कर लेते हो। लेकिन जब साइक्लिक कंपाउंड दिए जाते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा 3 डिग्री कार्बन पर नोटिस किया करो, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के काइरल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम है, 99% है कि 3 डिग्री कार्बन काइरल निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उस 3 डिग्री कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे ही सही। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपको इसमें क्या करना है, वही 3 डिग्री कार्बन पे ही नोटिस करो और जल्दी से नोटिस करके हम आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने काइरल कार्बन है। कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। एक काइरल कार्बन तो ये आ गया CH3C2H5 हाइड्रोजन। उसके बाद चले तो ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल है, ये काइरल, ये काइरल। और ये कार्बन काइरल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। आगे इस रिंग में फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं है, फर्दर कोई ग्रुप नहीं लगा रखा, तो इस कार्बन के अबाउट 4 डिफरेंट ग्रुप आपको नहीं मिल पाएंगे। टोटल काइरल कार्बन कितना दिख रहे हैं, 3 + 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द प्लेनर स्पीशीज आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। टोटल 5 स्पीशीज आपको दे रखी है सल्फर के लिए, प्लेनर आपको पता करना है। SF2, तो ये SF2 हो गया बेटा। SF2 आपको क्या लग रहा है, 1 2 3 4, 2 सिग्मा बॉन्ड + 2 लॉन पेयर। तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 हो गया, 4 मतलब क्या होता है, sp3। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। तो बेटा टेट्राहेड्रल और नॉन प्लेनर तो वो तब होता है जब सल्फर के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। फिलहाल तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 तो लॉन पेयर है। लॉन पेयर थोड़ी ज्योमेट्री में काउंट होता है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, हवा थोड़ी आपको दिखाई देती है, एटम्स दिखाई देते हैं। तो एटम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं केवल यहाँ पे बैंड शेप है। 3 एटम आप प्लेस कर रखे हो, 3 एटम हमेशा, पक्की बात है कि 3 एटम हमेशा एक प्लेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। SF2 इज अ प्लेनर स्पीशीज। तो SF2 तो प्लेनर स्पीशीज है ही सही, बैंड शेप हो गया इसका। SF4 ये प्लेनर स्पीशीज नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना, sp3d आएगा, नॉन प्लेनर है ये, सीसो स्ट्रक्चर आ जाएगा। SF6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर आ गया। SO2 SO3 ये SO2 है, अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बैंड शेप आ गया। 3 एटम है, 3 एटम से एक प्लेन तो फॉर्म होगा ही सही, प्लेनर स्पीशीज है। और SO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो 1 स्पीशीज, 2 स्पीशीज एंड 3, टोटल 3 स्पीशीज ऑफ सल्फर एटम विच आर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। सम ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन aqueous solution of CrCl3.5NH3 and CrCl3.4NH3। तो क्रोमियम क्लोराइड की ये 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जिनको अमोनिकल सॉल्यूशन में आपने प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे एक तरीके से अमोनिया ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है और आपसे ये पूछा है कि इन कंपाउंड का अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो कितने आयंस आपको मिलेंगे। तो कितने आयन मिलेंगे ये आपको पता ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाता है, आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाता है, कैटायन एनायन में डिसोशिएट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर डिसोशिएट होकर और ज़्यादा आयन नहीं देता है। तो यहाँ पर पहली बात तो जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं उनको थोड़ा सही तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सही तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने आयंस अपने पास प्रेजेंट हो सकते हैं। ये न्यूट्रल है और ये एनाइनिक लिगेंड है। एनाइनिक लिगेंड को आपको काउंटर आयन बनाने की कोशिश करनी है। क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो 6 लिगेंड आपको रखने हैं। सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं उन सबको लिगेंड बनाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखो। एक क्लोरीन और रखना पड़ेगा, तो 2 क्लोरीन बाहर। अगला क्या है, क्रोमियम CrCl3.4NH3। तो 4NH3 लिगेंड तो अंदर चले गए, 2 क्लोरीन और अंदर आएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, तो एक क्लोरीन बाहर जाना पड़ेगा। एक कैटायन 2 एनायन, एक कैटायन एक एनायन,
तो 3 plus 2, total 5 number of ions will be present in case these two coordination compounds are dissolved in water. Total 5 ions will be present. Question number 9, आंसर है 5. Question number 10 पे आते हैं. Number of unpaired electron present in these coordination complexes. 3 coordination complex हमें दे रखे हैं. Number of unpaired electron आपको find out करना है और सभी के number of unpaired electron का sum करना है. ये लास्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन बड़े ही आसान लग रहे हैं, एकदम लग रहा है कि जेईई मेन लेवल पे ही सारे क्वेश्चंस हैं. COCl6 वीक फील्ड लिगेंड है. क्रोमियम NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. और एक हो गया जिंक NH3 होल 4 2+. कॉबल्ट कितना होता है बेटा 27 पे. 18 + 4s2 3d7. यहाँ पे कॉबल्ट कितना हो गया 3+. आउटर मोस्ट शेल में से 2 गए, इनर में से 1 गया, 3d6 हो गया. और वीक फील्ड लिगेंड है तो डी सबशेल में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आप करवा दो. 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है विदाउट पेयरिंग. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4. आगे देखो क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 24 पे आता है तो 4s2 3d4 लिख दो. 4s1 3d5 लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको निकालना है. आउटर में से 1 गया, इनर में से कितने गए बेटा 2. तो 3d3 तक तो आप पेयरिंग करवा ही नहीं सकते, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो. 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और Zn2+ है. 18 + 4s2 3d10. 30 नंबर पे आता है Zn 4s2. 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया. डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है. 10 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे. तो लास्ट वाले में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट 2 में 4 + 3 टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. एकदम आसान. 11 पे आ जाओ. Atoms of element B forms HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound that is formed by element A and B? A और B के अपने पास एटम्स है. A क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है, ये आपको दे रखा है. फटाफट इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये आप बना दो कि एक यूनिट सेल में कितना A प्रेजेंट है, कितना B प्रेजेंट है. A तो क्या करता है HCP बनाता है, सॉरी B HCP बनाता है. और A कहाँ जा रहा है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है. कितना आसान सा क्वेश्चन है. HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6. तो B कितना हो गया 6. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे Z मल्टीप्लाइड बाई 2. 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे जिसमें 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में ही A प्रेजेंट है. तो ये कितना हो जाएगा A8 B6 A4 B3. ये आंसर आ गया. ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ. MOX has a KSP of 4 × 10⁻⁹ and its solubility is 10⁻³ molar. What is the value of X? तो किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड दे रखा है और इस मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MOH होल X, नॉट होल X, OH के ऊपर X है. और यहाँ पे आपको पता नहीं है कि फॉर्मूला में X 1 है 2 है या 3 है. इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं. सीधा सीधा आपको X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो कितना आसान है. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है MX + एक्वस बनेगा प्लस X OH - एक्वस बनेगा. बहुत थोड़ा थोड़ा बनता है क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. लेट अस से किसके S मोल पर लीटर डिसॉल्व होते हैं तो S मोल पर लीटर से कितना बनेगा S और ये कितना बनेगा XS. S⁻1 और XS⁻X. This is your solubility product KSP which is given as 4 × 10⁻⁹ और सॉल्युबिलिटी आपको दे रखा है 10⁻3. साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. तो 2⁻² कितना हो जाएगा 4 और 10⁻³ ये कितना होगा 10⁻⁻6 यहाँ 10⁻3. 4 × 10⁻�9 KSP आ जाएगा. तो जो आपने अजम्पशन लिया है कि MOHX में X होना चाहिए 2, ये एकदम करेक्ट अजम्पशन है. तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसानी से हो गया. 13 पे आ जाओ. C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस. तो बेंजीन का इन्होंने ऑक्सीडेशन किया है. बेंजीन का कंप्लीट कंबशन करना है. 6 CO2 प्लस 3 H2O. CO2 is a gas, H2O is a liquid. Consider this particular reaction at 300 Kelvin. तो थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है. Delta H of this particular reaction is -3271 kJ per mole.
What is the value of delta U for the combustion of 1.5 mole of benzene at 27 डिग्री सेंटीग्रेड which is 300 Kelvin? तो जो गिवन टेम्परेचर है, इस गिवन टेम्परेचर पे बेंजीन की जो कंबशन की रिएक्शन है, इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज आपको निकालना है, एंथैल्पी चेंज दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है और डेल्टा U आपको निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या लगाते हो बेटा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, कांस्टेंट टेम्परेचर पे यही इक्वेशन लगती है। डेल्टा H आपको कितना दे रखा है, -3271 किलो जूल पर मोल। डेल्टा U आपको निकालना है, किस में आएगा, किलो जूल पर मोल, 1 मोल ऑफ द बेंजीन के लिए आएगा। डेल्टा NG कितना हो गया, CO2 गैस है 6 और O2 गैस है 7.5, तो 6 माइनस 7.5 माइनस 1.5 इंटू R कितना हो जाएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है 300, और इसको ये जो फैक्टर है ये किस में आएगा, जूल में, 1000 का डिवाइड कर दो तो ये भी किस में हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा। तो -3271 में से इतना माइनस कर दो, डेल्टा U का वैल्यू आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। 1 मोल बेंजीन के ऑक्सीडेशन के लिए, 1 मोल बेंजीन के कंबशन के लिए किलो जूल पर मोल में यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू आ गया। ये तो 1 मोल का है, 1.5 मोल के लिए आपसे पूछा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर 1.5 मोल इंटरनल एनर्जी चेंज इज कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेट आप कर लेना, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका ऑप्शन आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो तो वॉलेटाइल लिक्विड वाटर है अपने पास, और उसके अंदर कुछ धूल मिट्टी या NaCl KCl आपने मिला रखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है। वाटर का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है। कितना रेज होता है, डेल्टा TB, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी तो जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन। एलिवेशन है 0.1, ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट है 100, इसीलिए नया बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, आपको ये गेस करना है कि इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। और वैसे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अभी इसमें न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, 0 से कम आएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से। तो सीधा सा ये हो गया कि डेल्टा TB आपको दे रखा है, डेल्टा TF आप कैलकुलेट कर लो, तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा TF डैश विच इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। अच्छा, ये कितना होता है, M इंटू KB, ये कितना होता है, I इंटू M इंटू KF। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सब तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, KB बाई KF का रेशो आएगा। KB बाई KF आपको नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, KB और KF इन दोनों कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, RTB स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल पर मोल। और ये क्या फ्रीजिंग वाला फिनोमिना है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, RTF स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू फ्रीजिंग के लिए क्या होता है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन जूल पर मोल। ये आपको दे रखा है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको निकालना है। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से ये माइनस कर देना, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, ये सब कटेगा, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। तो ये वैल्यूज आप पुट करो, यहाँ से एक रेशो आपको मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF। यहाँ से आपके पास डेल्टा TF आएगा और डेल्टा TF को ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में से माइनस कर देना, तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन ये आपको मिलेगा। तो 14 भी आसान ही है, लेकिन 14 को करने के लिए आपको बेसिकली KF और KB का वैल्यू चाहिए। KF और KB का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है। वैसे वाटर के लिए KF और KB का वैल्यू सबको पता होता है। KF का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल और KB का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। दोनों वैल्यूज आपको नहीं दे रखी है, तो कुछ हिंट आपको दे रखा है जिससे कि आप KF और KB का रेशो निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। Consider the partial decomposition of A as 2A gas that is equal to 2B gas plus C gas. Equilibrium का क्वेश्चन आ गया ये। At equilibrium 700 ml gaseous mixture contains 100 ml of gas C at 10 atm and 300 Kelvin. तो एटीएम में प्रेशर आपको फिक्स दे रखा है, टेम्परेचर केल्विन में आपको फिक्स दे रखा है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों फिक्स हैं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम आपको सभी गैसेस का दे रखा है, नंबर ऑफ मोल किसी का भी नहीं दे रखा है। तो जो काम नंबर ऑफ मोल को करना होता है वही काम यहाँ पे वॉल्यूम कर सकता है, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? और इस रिएक्शन में बेसिकली एक जानकारी अधूरी है, वो आपको खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो इक्वेशन आपको दे रखा है A इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके पास केवल A ही प्रेजेंट था और B और C कितना था, 0। जब A डिसोशिएट हुआ तो फिर B और C बना। ये तो अज्यूम करना ही पड़ेगा आपको, वरना क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए हर किसी का, तभी आप केपी निकाल सकते हो। केपी कितना आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस रेस्ट टू पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस रेस्ट टू पावर 2, एंड दिस पार्शियल प्रेशर इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सारे पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे तो केपी आएगा। टाइम टी इक्वल टू 0 पे पुट कर दोगे, एट एनी अदर टाइम आप पुट कर दोगे तो केपी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? क्यूपी आएगा। तो क्यू नहीं निकालना है, के निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर विच इज व्हाट? केपी। 10 एटीएम प्रेशर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो जो काम वॉल्यूम कर सकता है वही नंबर ऑफ मोल भी कर सकता है। ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे 700 ml गैस सी का है और शुरुआत में अपने पास इक्विलिब्रियम पे 700 ml, एट इक्विलिब्रियम 700 ml गैसियस मिक्सचर अपने पास है, जिसमें से सी का कितना 100 है। तो लेट अस से कि इसका कुछ भी रहा होगा टाइम टी इक्वल टू 0 पे, इनका तो नहीं रहा होगा। फिर इसमें से अगर मान लीजिए कि 1 मोल डिसोशिएट होता है तो ये 2 है ना, इसमें से अगर 1 डिसोशिएट होता है तो ये भी कितना बनता है? 1, और ये कितना बनता है? हाफ। अभी अपने पास इक्विलिब्रियम पे कितना है? 100। तो पक्की बात है कि 200 बना होगा और 100 यहाँ से गया होगा। हाँ, 100 ही गया होगा वैसे, नहीं सॉरी, ये 2 बनता है तो ये 2 है, तो ये 200 बना है तो इसमें से 200 गया होगा। अब जितना भी यहाँ से 200 गया होगा उसको माइनस कर दो इनिशियल वॉल्यूम में से, तो वो अपने पास इक्विलिब्रियम का वॉल्यूम आ जाएगा गैस ए का। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 100 है तो इसका 200 होगा। 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300। तो टोटल इक्विलिब्रियम पे गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम है 700, तो 700 माइनस 300, बाकी बचा हुआ किसका है? इक्विलिब्रियम पे ए का है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअली पार्शियल वॉल्यूम आपको पता है, पार्शियल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इंडिविजुअली गैसेस ए बी सी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकालना ज़रूरी है क्योंकि मोल फ्रैक्शन को ही टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पार्शियल प्रेशर आएगा, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी ही है। के पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस इंटू पी टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैस इंटू पी टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इंटू पी टी। तो मोल फ्रैक्शन अपने पास कितना आ जाएगा? टोटल अपने पास 700 है और इसका 100, 200, 400, मोल फ्रैक्शन आएगा 4/7, 2/7, 1/7, और पीटी आपको कितना दे रखा है? 10 एटीएम। तो ये कितना हो गया? 2/7 इंटू 10 सी, 1/7 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा? 4/7 इंटू 10। तो 10 स्क्वायर तो गया, एक 10 ऊपर बचेगा। अच्छा, 1/7 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर भी गया, और 2/4 है तो 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करना है तो वो हो गया 4, और एक 7 यहाँ से है, 10/28 केपी आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आसान ही है, बस आपको इतना खुद देखना है
कि इक्विलिब्रियम पे अगर C 100% है तो B कितना परसेंट होगा, 200। C अगर 100 बनता तो B पक्की बात है कि 200 बना होगा। दोनों के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दो, दैट विल बी द लेफ्ट वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम ऑफ A। तीनों के पार्शियल वॉल्यूम पता है, पार्शियल वॉल्यूम से मोल फ्रैक्शन पता करना, मोल फ्रैक्शन को PT से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर पता लगेंगे, और पार्शियल प्रेशर से आप कैपी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग फिगर शोज अ ग्राफ इन log 10k वर्सेस 1/t वेयर k इज अ रेट कांस्टेंट। काइनेटिक्स का क्वेश्चन है एंड t इज द टेम्परेचर। द स्ट्रेट लाइन BC हैज अ स्लोप व्हिच इज tan थीटा इक्वल टू -1/2.303 एंड अ इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस। thus E अल्फा दैट मींस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको कैलकुलेट करनी है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दे रखा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए बेसिकली आपको केवल आर्हेनियस थ्योरी पता है, तो आर्हेनियस थ्योरी का जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। K इक्वल टू A इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर टी। ये कितना हो जाएगा, 2.303 log K हो जाएगा, 2.303 log A हो जाएगा, 2.303 जाएगा तो कितना हो जाएगा log 10K log A माइनस ई ए बाई 2.303 R इंटू 1/t। इन्होंने ग्राफ आपको दे रखा है log K और 1/t में, तो ये तो हो गया y दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हो गया इंटरसेप्ट और ये हो गया स्लोप। स्लोप है माइनस ई ए बाई 2.303 R विच इज इक्वल टू 1/2.303। तो ये कट गया तो E कितना आ जाएगा अपने पास, R क्या होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। E का वैल्यू आ गया अपने पास विच इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर 3 2 कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इजीली कैलकुलेट कर दिया, केवल आपको जो स्लोप है वो इक्वलाइज करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी dichlorinated products including stereoisomers can be isolated when S2-chlorobutane reacts with Cl2 in presence of HNO। तो क्लोरोब्यूटेन आपको दे रखा है और जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है दैट इज ऑन द पोजीशन 2 पोजीशन पे जो कार्बन है वो कायरल है और उस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपको फिक्स करके दे रखी है S। 2s क्लोरोब्यूटेन, 2s क्लोरोब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाना है वापस से, तो कितना स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात होगी आपके पास नोट करने के लिए वो क्या है, ये देख लो 2 नंबर कार्बन है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाओगे तो क्या होगा। लेट अस से कि इस कार्बन पे आपने क्लोरीन एटम अटैच किया तो रिएक्शन यहाँ तो नहीं हुआ ना, कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब उस कायरल कार्बन का जो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप एक आर्बिट्रेरी कायरल कार्बन मान के और यहाँ से भी स्टीरियो आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है तो इस कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स रहेगा। तो जब कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा तो फिर यहाँ से कोई स्टीरियो आइसोमर, नए स्टीरियो आइसोमर तो काउंट कर नहीं सकते। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना और उसके बाद तो बहुत ईजिली आ जाएगा। क्लोरीन इस 1 डिग्री पे लग सकता है, इस 1 डिग्री पे लग सकता है, इस 2 डिग्री पे लग सकता है, इस 2 डिग्री पे लग सकता है, तो सभी पे क्लोरीन आप लगा सकते हो। चलो ठीक है, पहले इधर लगाया तो ये प्रोडक्ट आपको मिला, फिर यहाँ पे लगा देते हैं। CHCl लगा दिया आपने, फिर इधर लगा देते हैं, और फिर लास्ट कार्बन पे भी लग सकता है। तो ये कितना होगा, एक ऐसा नहीं कि इसको कायरल कार्बन काउंट करो और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन के अबाउट कितना स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, 2। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि ये जो स्टीरियो सेंटर है, इस स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी ऑब्टेन्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन, और इस कार्बन पे जो क्लोरीन लगा है वो कार्बन बेसिकली किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो कार्बन कायरल नहीं बना है। तो एक स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा, ये कार्बन कायरल नहीं है।
यहाँ से भी एक ही मिलेगा क्योंकि इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है। रिएक्शन जहाँ पे हुई है वहाँ पे न्यू कायरल कार्बन, न्यू स्टीरियो सेंटर जनरेट नहीं हुआ, और यहाँ पे एक न्यू स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है, ये तो फिक्स है ही सही। तो इस स्टीरियो सेंटर के अबाउट कितने स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं अपने पास? 2। तो 2 + 1 + 1 + 1 टोटल 5 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और टोटल आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज मोनोक्लोरिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखना। हाउ मेनी डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कैन बी आइसोलेटेड। तो टोटल आपको 5 मिला है, जिसमें से आइसोलेट आप कितने कर सकते हो? कैन बी आइसोलेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपको लिखना चाहिए था, क्योंकि जो भी स्टीरियो आइसोमर आपको मिल रहे हैं उन सबको आप आइसोलेट तो कर ही सकते हो। तो सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर को आइसोलेट किया जा सकता है किसी न किसी टेक्निक को यूज करके। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो +m और +r इफेक्ट। अब ये कोई क्वेश्चन है, सारे जो ग्रुप आपको दे रखे हैं आइडेंटिफाई करना है कि +m लगेगा या -m लगेगा। COCH3 -m, CH3 क्या लगता है इसका? +Hc, NH2 डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लॉन पेयर होता है, तभी वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। लॉन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होते हैं, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है +m। और COOH यहाँ से कनेक्टेड है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड O आता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ डीलोकलाइज करता है, तो इनका क्या लगता है बेटा? -m लगता है। तो +m तो केवल NH2 का लग सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं वो एनालीन और एनालीन के डेरिवेटिव दे रखे हैं। एनालीन के डेरिवेटिव में क्या लगता है? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एनालीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देने से एनालीन बनता है, और एनालीन की ऑर्थो, पैरा और मेटा लोकेशन पे अगर आपको ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो उस केस में क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव विल बी लेस बेसिक। Ortho substituted derivative will be less basic in comparison to meta and para derivative, and ortho substituted derivative is less basic. This is called SIP effect, ortho effect, steric inhibition of protonation. तो ये एक फंडा आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, और दूसरा SIR का फंडा भी आपको आना चाहिए। फिर मैं सारे एग्जाम्पल इसके बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में एनालीन में मिथाइल लगा रखा है, ऑर्थो पे मिथाइल है और मेटा पे मिथाइल है। मिथाइल मतलब CH3। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें भी आपको SIP और SIR दोनों देखना ही पड़ेगा अच्छे से। मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे एनालीन को डाइमिथाइल एनालीन में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल CH3 इज अ वेरी वेरी बिगर ग्रुप। और फोर्थ इधर मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो सबसे पहले देख लो कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इन तीनों में NH2 ग्रुप है। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, दिस लॉन पेयर कैन बी डोनेटेड टू H+, दैट इज व्हाई दीज कंपाउंड्स आर बेसिक। नाउ एनालीन में NH2 जो ग्रुप है ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसके ऑर्थो पे अगर आप बड़ा ग्रुप लगा दोगे तब भी कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, SIR नहीं लगता है। SIR नहीं लगेगा तो NH2 विल बी इन द प्लेन ऑफ बेंजीन, और जब NH2 बेंजीन के प्लेन में है तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर है। लेकिन थर्ड वाले में आप चेक करना, एनालीन नहीं है, डाइमिथाइल एनालीन है एक तरीके से। और ये जो NCH3 होल्ड वाइज ये ग्रुप है ना, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसका मिथाइल के साथ रिपल्शन लगेगा। SIR इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगा। दोनों में इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो NMe2 ग्रुप है और जो मिथाइल ग्रुप है ये दोनों एक दूसरे के प्लेन से बाहर चले जाएंगे। बेसिकली बेंजीन में जो प्लेन है उस प्लेन से एक ग्रुप ऊपर उठ जाएगा, दूसरा ग्रुप नीचे चला जाएगा। तो बेंजीन के साथ ये दोनों ग्रुप अभी प्लेनर नहीं है, तो इन दोनों ग्रुप्स का अगर बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस था तो वो रेजोनेंस अभी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस,
ड्यू टू स्टेरिक रीजंस रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग इज इनहिबिटेड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। इस लोन पेयर को लोकेलाइज्ड अज्यूम कर सकता है, और ये सबको पता है कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर इन कंपैरिजन टू डी लोकेलाइज्ड इज मोर बेसिक। लोकेलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सारे कार्बोकेटाइन आपको ये दे रखे हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेसिकली बना रखा है। अब ये क्वेश्चन भी मैं क्या बताऊं यार, सभी में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना रखे हैं और पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं लगा रखा है, मतलब H है, पैरा पोजीशन पे OH है, पैरा पोजीशन पे NH2 है, पैरा पोजीशन पे Cl है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा रखे हैं ये ग्रुप अपना प्लस M लगाएंगे तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, माइनस M लगाएंगे तो कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाएंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएंगे तो कार्बोकेटाइन डीस्टेबलाइज होगा। NH2 का प्लस M सबसे ज़्यादा है तो NH2 की वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। OH का भी प्लस M ही लगता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो क्लोरीन अगर लगा है पैरा पे तो कार्बोकेटाइन डीस्टेबलाइज होगा, और पैरा पे अगर हाइड्रोजन लगा है मतलब कोई अदर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो उस केस में बेंजाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है क्लोरोबेंजाइल कार्बोकेटाइन से तो ज़्यादा आएगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 21 पे आओ। CH3COOH का रिएक्शन आपने किया है फॉस्फोरस हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप हैलोजन से करते हो फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लग जाता है, अल्फा हैलोजिनेशन आप इसको बोलते हो। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अल्फा हैलोजिनेशन करते हैं तो रिएजेंट का रिक्वायरमेंट है हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। रिएक्शन का नाम क्या आता है बेटा? HVZ रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया। हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन इसको बोलते हैं, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप लगा रखा है, बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप CH2CH2, तो इसको बेसिकली आप क्या बोलते हो? स्टाइरीन मॉलिक्यूल भी बोलते हो। और बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा है कि स्टाइरीन मॉलिक्यूल का अगर पॉलीमर बनाओगे तो क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन। जो व्हाइट कलर का फॉर्म आप देखते हो ना वो सब पॉलीस्टाइरीन है। स्टाइरीन मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इसकी डिफरेंट रिएक्शंस आपको करवानी है। एक रिएक्शन है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हीट यहाँ पे देना चाहिए, और एक रिएक्शन है Br2। अब ये क्या है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लेट अस से कि CH3Cl3 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको दे रखा है। हेलोजन का एडिशन होता है बेटा एल्कीन पे, और क्या? और एंटी एडिशन होता है, तो इस तरीके से Br+ और Br- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को फर्दर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि बेंजीन पे लगा हुआ ये जो ग्रुप है ना, ये अल्किनाइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्केन हो सकता है, और कितना भी बड़ा ग्रुप हो, सारे ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड ही बनाता है, COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें जो दोनों रिएजेंट दे रखे हैं, इन दोनों रिएजेंट से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। व्हाट कुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? बेंजीन के ऊपर OMe लगा रखा है, मतलब इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, मतलब कि एनिसोल। एनिसोल की 1 रिएक्शन करनी है, 2 रिएक्शन करनी है, और फाइनली मेजर प्रोडक्ट। तो रिएक्शन सीक्वेंस में 2 रिएजेंट आपको दे रखे हैं, कर देते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 23 एनिसोल आपको दे रखा है, OMe का क्या लगता है बेटा? +M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड है तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ये आपको दे रखा है प्रोपेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 इज अ लुईस एसिड विच विल रिमूव Cl-, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? प्रोपेनॉइल कैटाइन, असाइल कैटाइन टाइप आपको मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल को लगा दो बेटा, ऑर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगा दो, पैरा पे जो प्रोडक्ट है वो आपको मेजर मिलेगा। तो ये कुछ एसिटाइलेशन टाइप से आपको मिल गया।
और एसिड तो अपने पास 2 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का है तो उसको प्रोपोइलेशन बोलेंगे। इसके बाद क्या करना है, NH2NH2KOH हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाना है बेसिक मीडियम में और हीट करना है। इसको क्या बोलते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करके एल्केन में पहुंचाता है। तो यहाँ से आप एल्केन बना दो, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। CH2 CH2 CH3। तो ये आंसर हो गया अपने पास 1-methoxy 4-propyl बेंजीन, 1-methoxy 4-propyl बेंजीन। और ऐसा आंसर इसमें कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन मिथॉक्सी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे प्रोपाइल लगा रखा है। तो वो कैसे होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगता है और ऑर्थो पोजीशन से फिर इसका रिडक्शन करते हैं तो प्रोपेनॉइल ग्रुप किस में चेंज होता है, प्रोपाइल में। तो ऑर्थो प्रोपाइल मिथॉक्सी बेंजीन ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये आंसर आपको लगाना पड़ेगा। पैरा वाला नहीं दे रखा है इसीलिए ऑर्थो वाला आपको लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 24 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो बैक बॉन्डिंग अपने पास कहाँ होती है, बोरोन और बोरोन के जो भाई होते हैं ना इनके कंपाउंड्स में। बोरोन का जो कंपाउंड है जैसे कि मान लो कि BS3 है तो BS3 से क्या होता है B2H6 बन जाता है। बोरोन का नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, इन सब के जो कंपाउंड होते हैं इनकी ट्राई वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी तो इनकी है और एक जो 4th ऑर्बिटल है इनका एंटी होता है। 3 वैलेंसी से 3 बॉन्ड बनाएंगे तो 3 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट 8 करने के लिए 4th जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल भी अपने बॉन्ड बनाता है। ब्रिज बॉन्डिंग आप इसको बोलते हो। और ब्रिज बॉन्डिंग में बेसिकली 2 टाइप के ब्रिज बॉन्ड आपको मिलते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कहाँ कहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, Al2H6 पॉसिबल है, Al2F6 पॉसिबल है, Al2Cl6 सब पॉसिबल है। ये AlS3 का डाइमर है, ये AlF3 का डाइमर है, ये AlCl3 का डाइमर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, हर जगह ब्रिज बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 25। CuFeS2 इज यूजुअली नॉन एज कॉपर का सल्फाइड। ये कौन सा और होता है बेटा, कॉपर पाइराइड, CuFeS2। ये लो फटाफट आंसर आ गया, फ्री के मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट En ऑफ Pt En twice Cl2SO4। तो प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, निकल के नीचे क्या आता है पैलेडियम और पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम। अभी मुझे इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, एटॉमिक नंबर ऐसे निकालूंगा 28 + 18 + 32। तो ये कितना हो गया बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 78 हो गया। PtEn इथाइलिन डाइअमाइन Cl2 और सल्फेट। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये कितना है -2 और ये भी -2। तो प्लेटिनम किस में हो गया बेटा, +4 में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है कि सेंट्रल मेटल आयन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन जितने हैं प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से कितने मिल रहे हैं। तो खुद के इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 78 - 4 और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, टोटल मिला के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एंड प्लेटिनम 4+ हैज़ अ 74 इलेक्ट्रॉन। तो 74 + 12 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 86। यहाँ पे जो निकल वाला होता है फोर्थ पीरियड में जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर होता है 36, फिर 54, फिर 86। तो बेटा इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है प्लैटिनम का इस कॉम्प्लेक्स में वो भी 86 आ रहा है। अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड की जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब EN रूल को ये सेटिस्फाई करता है, सज्विक थ्योरी को ये सेटिस्फाई करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया विच इज 86। क्वेश्चन नंबर 27। एसिड विच इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ना जैसे कि सोडा आता है, कोका कोला आता है, इन सब में H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, तो ये भी याद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 28। ऑटो रिडक्शन इज नॉट यूज्ड। सल्फाइड और जो होता है ना इनमें आप मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो ऑटो रिडक्शन आप मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है। जैसे कि कॉपर सल्फाइड होता है, मरकरी सल्फाइड होता है, PB सल्फाइड होता है।
तो कॉपर में, मरकरी में और लेड में, इनमें जो ओर आपको मिलता है, पहले ओर को कंसंट्रेट करते हैं, फिर ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप मोस्ट प्रोबेबली कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हो। इस केस में आपको कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे ऑटो रिडक्शन चलता है। तो ऑटो रिडक्शन कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे? कॉपर में करते हैं, मरकरी में करते हैं, लेड में करते हैं, एल्यूमिनियम में नहीं करते हैं बेटा। एल्यूमिनियम में तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन होता है। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा प्रोसेस आपने पढ़ा है मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए? हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिकली आप रिड्यूस करते हो एल्यूमिनियम 3+ को। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? 4 मेटल दे रखे हैं, मेटल को रिफाइन करने की जो प्रॉपर्टी है या रिफाइन करने का जो प्रोसेस है वो आपको दिया हुआ है। अगेन कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेटलर्जी से रिलेटेड। निकल को मॉन्ड्स प्रोसेस से आप प्योरीफाई करते ही हो। टीआई, टाइटेनियम को जॉन रिफाइनिंग से करते हैं? बिल्कुल नहीं। टाइटेनियम से आपको जो बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन वाली मेटल चाहिए होती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर में जो यूज़ करते हैं हम, उन मेटल्स को जोन रिफाइनिंग से हम प्योरीफाई करते हैं। तो बी ऑप्शन ही आपका गलत हो गया, ए तो सही है। हुप्स मेथड से एल्यूमिनियम को करते हैं, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोमेटलर्जी से, हाइड्रोमेटलर्जी ही यूज़ करते हैं गोल्ड या सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए या प्योरीफिकेशन के लिए। तो बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई? ये पीरियोडिक का क्वेश्चन आ गया। 4 अपने पास ऑप्शन है, सभी में 2-2 एलिमेंट दे रखे हैं और इन दोनों एलिमेंट्स का जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो ऑलमोस्ट सेम रेडियाई का जो कंसेप्ट है वो अपने पास कहाँ पे आता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बाकी तो आपको पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है। तो रेडियस सेम कब होता है? सेम अपना कहाँ होता है? लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। ये अपना 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 6D सीरीज है। ये पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 3 है और ये ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। यहाँ पे कौन आता है? स्कैंडियम आता है और स्कैंडियम वाई, ट्रियम आता है, फिर लेंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम आता है, जिरकोनियम आता है, हॉफनियम आता है। क्या क्या आता है अपने पास इसमें? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, रदरफोर्डियम। अब इसमें क्या होता है कि हॉफनियम और रदरफोर्डियम, ये कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 56 आएगा इसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस का। 57, 58 एस ब्लॉक, ये होता है 58। यहाँ 86 आएगा, 87, 88 और ये 89 आएगा। 89 + 14 103 होता है, तो ये 104 आएगा। 58 + 14 58 + 14 72 होता है, तो ये 73 आएगा। और इसके बीच में अपना F ब्लॉक प्रेजेंट होता है। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा जाता है? 4F सबशेल में और 5F सबशेल में। तो 4F सबशेल या 5F सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, अब देखना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से देखना। ये न्यूक्लियस है और ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, यही अपने पास एटॉमिक साइज है और इसी को आप एटॉमिक रेडियस ट्रीट कर सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं? शील्ड का। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और ये एज अ शील्ड का काम करेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम लगता है। तो अगर मान लीजिए कि शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा? कम। लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन को फील होगा, वो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कम फील होगा। और कम फील होगा तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। कम लगेगा तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर जा सकता है, एटॉमिक साइज बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Z इफेक्टिव की वैल्यू कम लगनी चाहिए। और वो Z इफेक्टिव कम कब हो सकता है? जब मिडिल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जिस भी शेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या हो? ज़्यादा। सबको पता है कि 4F और 5F का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर। 4F और 5F सबशेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज फील होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो अट्रैक्शन लगने से लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, तो उससे रेडियस क्या होगा? डिक्रीज।
अब अगली बात ये भी है कि जब आप ऐसे टॉप टू बॉटम जाओगे ना, तो टॉप टू बॉटम जाने से एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने से यहाँ पे डी ब्लॉक में और क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज भी हो रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5f। तो रेडियस इंक्रीज भी होना चाहिए और रेडियस डिक्रीज भी हो रहा है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम क्या बोलते हैं कि रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट कब रहेगा, जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या उसको क्या बोलते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन, ये जब ऑपरेट होगा तब जाके अपनी जो रेडियस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगी। तो 4f आप कहाँ पे भरते हो, यहाँ पे, और 5f कहाँ पे भरते हो, यहाँ पे। तो ये जो साइज है बेटा, साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ये साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा। 4d की साइज ऑलमोस्ट 5d की इक्वल होती है, 5d की साइज ऑलमोस्ट 6d की इक्वल होती है। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ये कब नहीं लगेगा, 3d और 4d के बीच में तो ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई f ऑर्बिटल आप फिल नहीं करते, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाली तो बात है ही नहीं। नॉर्मल बात है कि टॉप टू बॉटम जाने से एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है तो फिर यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। तो 3d से बड़ा साइज किसका होगा, 4d का, ये तो कंफर्म है। लेकिन 4d और 5d का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, 5d और 6d का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो 3d और 4d के बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। और ये कहाँ पे नहीं लगता है बेटा, थर्ड ग्रुप में, क्योंकि थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम से बड़ा साइज यट्रियम का होगा, इससे बड़ा साइज लेंथेनम का होगा, इससे बड़ा साइज एक्टिनियम का होगा। और ये पक्का है क्योंकि यहाँ पे इस थर्ड ग्रुप में कोई 4f या 5f ऑर्बिटल में या 4f या 5f सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा रहे हैं, तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का फंडा है वो नहीं लगेगा। नॉर्मली फंडा लगेगा कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर तो रेडियस इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के बीच में 4d और 5d विल बी इक्वल, 5d एंड 6d एटम्स विल बी इक्वल इन रेडियाई, एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बताओ, जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं बस उनकी लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। y और La यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों की साइज है वो इक्वल तो नहीं होगी, साइज इंक्रीजिंग होगी। टाइटेनियम और जिरकोनियम 3d और 4d में, 3d और 4d में तो साइज इंक्रीजिंग होती ही है। एमओ और W, मोलिब्डेनम और W टंगस्टन में, तो यहाँ मोलिब्डेनम आता है, टंगस्टन आता है, दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होगी। 4d एलिमेंट एंड 5d एलिमेंट विल हैव इक्वल रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन। और लास्ट अपने पास क्या, वैनेडियम एंड नायोबियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, नायोबियम। 3d और 4d में आएगा, 3d और 4d में साइज इंक्रीजिंग होता है, तो फोर्थ वाला भी आंसर नहीं है। ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, वेयर atomic radii of molybdenum and tungsten MO and W both will be same due to lengthenoid contraction। तो यहाँ पे अपने पास FST 27 फुल सिलेबस जो टेस्ट है अपने पास 27, इसका पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन में पेपर 2 का डिस्कशन अभी हम करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।